गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं अपने चैनल कैरियर प्लानर विथ होम पे। जैसे कि आज आपको पता है कि हम सिलेबस सुबह डिस्कस किए हुए थे। हमने सिलेबस के बारे में बताया था कि लेखपाल और यूपीएसआई के सिलेबस को कैसे कवर करेंगे, और इसी टारगेट को लेकर चलते हुए हम लोग आज पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति का पहला टॉपिक, जो पूरा का पूरा डेफिनेशन पे बेस्ड होगा। डेफिनेशन से कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, ये जानने का प्रयास करेंगे आज हम लोग। जैसे क्या होता है कि बहुत से बच्चे कंसेप्ट पढ़ ले जाते हैं, सब कुछ पढ़ ले जाते हैं, क्वेश्चन कर ले जाते हैं, लेकिन जो डेफिनेशन से क्वेश्चन बनाए जाते हैं उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरा जो आज का थीम है कि आज के बाद आपको डेफिनेशन से क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए तो आप छोड़ के नहीं आओगे। यानी कम से कम 50-60 क्वेश्चन डेफिनेशन से बनाए जाते हैं। यानी बेसिक स्ट्रक्चर, यानी ट्रेनिंग क्लास पूरी की पूरी आज होगी। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग बच्चे। और मैं आज शुरू करने वाला हूं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बंदा हमारे मुहिम का हिस्सा, यानी कैरियर प्लानर विथ ओम, यानी कैरियर प्लानर का हिस्सा सदस्य बनना चाहता है, वो नंबर दी गई है, नंबर इस नंबर पे 9517274732 पे मैसेज कर सकता है। उसको कुछ टर्म एंड कंडीशन बता के, टर्म एंड कंडीशन बताई जाएगी, उसको कैरियर प्लानर का सदस्य जोड़ा बनाया जाएगा। यानी इसका मतलब क्या होता है कि जो बंदा हमारे कैरियर प्लानर का सदस्य है उसको एजुकेशनल गाइडेंस, जो एजुकेशनल फ्यूचर हो उसको गाइड करने का प्रयास हमारी टीम करेगी। यानी उसको बेस्ट से बेस्ट प्रयास देने का प्रयास करेगी। आ जाइए, आज की जो हम लोग की पहले टॉपिक है वो है हम लोग का नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। यानी संख्या पद्धति के जितने भी डेफिनेशन हैं उन डेफिनेशन से काम करेंगे हम लोग। देखो बेटा, पहली बात हम बात करते हैं संख्या पद्धति होती क्या है। ये हम लोग डिसमिल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिसमिल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। यानी अगर कहा जाए इसको दशमलव, इसको कहा जाए तो ये होता है दशमलव संख्या पद्धति। क्या होता है? दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति होती है। एक्चुअली संख्या पद्धति नहीं होती, होती दशमलव संख्या पद्धति है, लेकिन हम लोग दशमलव को हटा के संख्या पद्धति ही केवल पढ़ने का प्रयास करते हैं। हर जगह किताबों में आपको संख्या पद्धति मिल जाती है। ये जो दशमलव संख्या पद्धति डिसमिल नंबर सिस्टम है, ये किस भाषा से ली गई है बेटा? ये ली गई है हिंदू अरबी लिपि से। किससे? हिंदू अरबी लिपि से ली गई है। किससे ली गई है? हिंदू अरबी लिपि से। अगर कहा जाए, एक बात अब से बोला जाए कि डिसमिल नंबर सिस्टम है, हिंदू अरबी लिपि है, ये आपस में कैसे तालमेल लगते हैं, तो हम कहते हैं कि पहले डिसमिल नंबर सिस्टम हुआ करता था, उसको हमने चेंज करके नाम बदल दिया संख्या पद्धति। एक किस भाषा से ली गई है? हिंदू अरबी लिपि से ली गई है। और हमारे एग्जाम में हिंदू अरबी लिपि से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, दशमलव संख्या पद्धति से क्वेश्चन बनाया जाता है, संख्या पद्धति से क्वेश्चन बनाया जाता है। यानी तीनों लैंग्वेज से क्वेश्चन बनाया जाता है। और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर में लैंग्वेज है कहाँ से आया लैंग्वेज। सबसे बड़ी बात होती है कि हिंदू अरबी लिपि हमने सुना ही नहीं है। जब हमने सुना नहीं है इस चीज़ को, इस चीज़ को सुना नहीं है, जिसका मतलब कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? छोड़ के चले आएंगे। तो हमारा कहने का मतलब आज का सेशन है कि पूरा का पूरा डेफिनेशन से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पूरा का पूरा डेफिनेशन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज बेसिस कैसे क्वेश्चन होते हैं। जैसे कहा जाता है कि क्वेश्चन कठिन कब होते हैं, या तो क्वेश्चनों का लैंग्वेज आपको समझ में ना आया हो, या तो क्या हो, डेटा कठिन हो। तो पहली बात हम लैंग्वेज के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम लोग किस पे? डेटा पे। तो जैसे मैंने कहा कि जो दशमलव संख्या पद्धति, इसका जो बेस होता है बेटा, इसका बेस होता है 10। कितना होता है? बेस 10 होता है। यानी जो बेस होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही डिसमिल नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम का मतलब जानते हैं, संख्याओं का एक क्रम होता है। हर जगह संख्याओं का एक क्रम होता है। संख्याओं को व्यवस्थित क्रम में हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं। गुणा करने का अपना अलग क्रम होता है, जोड़ करने का अलग क्रम होता है, माइनस करने का अलग क्रम होता है, डिवाइड करने का अपना अलग क्रम होता है। सबका अपना अपना अलग क्रम होता है। और जो क्रम होता है उसी को हम पढ़ सकते हैं। नया क्रम तो क्रिएट कर नहीं सकते हैं, उसी क्रम को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करना है, आसान कैसे बनाना, इतना काम हम लोग कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है, संख्याओं का जो पैटर्न है, उसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग, उसको चेंज करने का प्रयास नहीं करेंगे। हमने कहा डिसमिल नंबर सिस्टम में बेस कितना है हमारा? 10 है। 0 से लेकर कहाँ तक? 9 तक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें हमने कहा किसी संख्या में, अगर मैंने कहा 25 में 22 से आप क्या करते हो? गुणा करते हो। गुणा करने का सिस्टम अपना है,
2 में 5 का गुणा किए कितना मिला 10। क्या हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में कहीं 10 शब्द दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, इसलिए जब 10 नहीं है तो क्या उतारेंगे 0। 2 दूना 4 1 कितना हो जाएगा 5, 5 दूना 10, 2 पचे कितना हो जाएगा 10, फिर क्या लिखेंगे 0। क्यों लिखेंगे 0? क्योंकि हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में केवल मिनिमम 0 और मैक्सिमम कितनी बार संख्या की बात करिए 9 तक की। फिर 4 1 5, हमने कहा कि 0 ये 5 और 5 5 5 0, ये आंसर आ गया। यानी 10 मैंने क्यों नहीं लिखा शुरुआत में? क्योंकि हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 का प्रयोग नहीं हुआ है। हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में मैक्सिमम किसकी प्रयोग हुई है 9 का, और मिनिमम किसका प्रयोग हुआ है 0 का। बात को समझने का प्रयास करिएगा, पूरी की पूरी ट्रेनिंग क्लास है हमारी, ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग क्लास है। मैं आपको यहाँ पे संख्याओं के बारे में, डेफिनेशन के बारे में सारी चीज़ में बताने वाला हूँ। मैंने कहा किसी संख्या में भाग दिया, 3 से भाग देना है मुझे 31 में, तो डायरेक्ट हम कितनी बार में नहीं ले जा पाएंगे? डायरेक्ट हम 10 बार में नहीं ले जाएंगे। 3 नहीं या 30 नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है, डायरेक्ट हमारा क्या है 10 नहीं दिख रहा है। यानी जो भाजक हमारा जो भागफल है वो 0 है, और भाजक मैक्सिमम कितना हमारा 9 है। यानी जब इसको भाग देते हैं तो हमारा भाग देने का पैटर्न क्या होता है 3 एकम 3, 1 कट जाएगा, 1 उतरेगा, 3 0 0, ये शेष कितना बचेगा मेरा? शेष बचेगा 1। यानी पैटर्न अपना अलग होता है। यानी जो हमारा भागफल है मैक्सिमम 9 और मिनिमम 0 हो सकता है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में संख्या हमारी कहाँ 0 से लेकर 9 तक की बात की जाती है, इतनी तक की बात की जाती है, और कुछ नहीं होता है। चलिए, जैसे कि हमने आपसे बोला कि जो हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, वो नंबर सिस्टम क्या है? एक्चुअली है डेसिमल नंबर सिस्टम। और किस भाषा में पढ़ते हैं हम लोग? हम लोग पढ़ते हैं दशमलव संख्या पद्धति में। उस चीज़ को किस में पढ़ते हैं हम लोग? दशमलव संख्या पद्धति में पढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें याद रखिएगा हमेशा। अभी आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे यहाँ से, कैसे क्वेश्चन पे करना है, कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पर भी काम करना हम लोग को। बस मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत इत्मीनान से। हम लोग टारगेट किए हुए हैं लेखपाल को, दरोगा को। जितने बच्चे दरोगा वाले हैं, लेखपाल वाले हैं, वो पूरा का पूरा मेरे साथ बने रहिएगा। और मैं लेखपाल और दरोगा के पेपर के पहले पूरी की पूरी सिलेबस खत्म कर दूंगा पीईटी और सीईटी पैटर्न पे। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला डेफिनेशन हम लोग का है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में चलेगी, मैं वर्डिंग करते जाऊंगा। जो बच्चा इंग्लिश वाला है वो भी पढ़ सकता है, हिंदी वाला ऑलरेडी पढ़ सकता है। जैसे पहला जो हम लोग का है नेचुरल नंबर, यानी बात करते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। बेटा थोड़ा सा ध्यान देते रहना, यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको नोट भी करते जाना। पूरी की पूरी क्लास चल रही है, जैसे ऑफलाइन क्लास चल रही है वैसे ऑनलाइन भी चलती है यहाँ पे, ठीक। प्राकृतिक संख्या यानी कह सकते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। यहां प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? हम कहते हैं जिन संख्याओं से गणना की जा सकती हो। यानी देखिए डेफिनेशन दो तरह से है, यानी कह सकते हैं जिन संख्याओं से गणना की जा सकती हो वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, या तो संख्याओं का भी अपना परिवार होता है। संख्याओं का अपना क्या होता है? परिवार होता है। कहा जाता है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी कहाँ तक की? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे कि हमने कहा कि ये संख्या क्या होगी भाई, 1 2 3 4 डैश कहाँ तक जाएंगे हम लोग? इनफाइनाइट तक। यानी संख्या क्या कहलाएंगे? हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। मैंने कहा कि जिन संख्याओं से गणना की जा सकती हो वो सारी संख्याएं प्राकृतिक कहलाएंगी, या तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की सारी संख्या क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। देखो प्राकृतिक संख्या कभी पॉइंट में और माइनस में नहीं आता है, कभी पॉइंट में और माइनस में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? जो प्राकृतिक चीज़ है वो कभी पॉइंट में माइनस में नहीं यूज होगा, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास संख्या कितनी है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में संख्या है। ये कभी माइनस में नहीं आती। माइनस का यूज और पॉइंट का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए करते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यानी कहा जाए क्या -2 ये प्राकृतिक संख्या है, तो आप कहोगे गलत है। मैंने कहा 5/2 ये प्राकृतिक संख्या, आप कहोगे गलत है। मैंने कहा -2 प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब ये गलत है। यानी जो प्राकृतिक संख्या कभी माइनस में और पॉइंट में नहीं आती है, कभी प्राकृतिक संख्या जो माइनस में पॉइंट में नहीं आती। मैंने आपसे क्या बोला कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है?
एक से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्याओं का परिवार या समुच्चय, एक से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्याओं का परिवार या समुच्चय प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना, यानी पूरा का पूरा जो लेखपाल पढ़ रहा है हमसे, जो देख रहा है इस क्लास को, पूरी की पूरी नोट्स बनाते चलना। ठीक, जैसे क्लास आप पढ़ोगे, जैसे ऑफलाइन क्लास चलती है, वैसे ऑनलाइन क्लास यहाँ पे चलेगी, पूरी की पूरी रिदम से, पूरा का पूरा सिस्टम से चलेगा। ठीक, ये प्राकृतिक संख्या हो गई, नेचुरल नंबर हो गई। आपने कहा कि यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। अब बात कहोगे कि सर ये प्राकृतिक संख्या से क्वेश्चन कैसे बनते हैं हमारे एग्जाम में? एक क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हमारे पेपर में आया उस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। जैसे बेटा हमारे पास एक संख्या होती है 5, इसमें किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो हमें रिजल्ट देती है, इकाई का स्थान क्या देती है? इकाई का स्थान हमेशा कितना देती है? 0 देती है। इसमें एक संख्या होती है विषम, इसमें विषम से गुणा करेंगे तो इकाई का स्थान हमेशा कितना देगा? इकाई का स्थान हमेशा 5 देगा। कभी कभी पूछा जाता है कि बताओ कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश डैश इंटू कहाँ तक? n तक की बात करते हैं, यानी 1 से लेकर n तक की संख्याओं का गुणा करते हैं, तो गुणा करते हैं तो एक रिजल्ट हमको मिलती है डैश 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 x। बोला जाता है कि x की वैल्यू कितनी होगी, जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणा कर दे तो जो गुणनफल होगा उसमें इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। बात मेरी समझ रहे हो? फिर से मैं बोल रहा हूँ, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल में इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये हमारे पास है, सबसे बड़ी बात हमारे पास ये है कि जब हम संख्याओं को गिन नहीं पाते हैं, जब हमको ये नहीं पता है कि इनफाइनाइट शब्द का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट शब्द जहाँ रखे हुए हैं उस संख्या का मान कितना होगा, तो गुणा कैसे कर पाएंगे। यानी पूछा जाए कि आपसे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो आप कहते हो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके बारे में मुझे ज्ञात नहीं है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनके बारे में मुझे ज्ञात नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट। जब ज्ञात नहीं है तो गुणा करना जोड़ना पॉसिबल नहीं है। लिमिटेशन हो संख्याओं को तो गुणा कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन नहीं हो तो गुणा नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा है तो आंसर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ होगा, पूछा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ होगा। x की वैल्यू क्या होगी? तो बेटा हम जानते हैं कि 5 के साथ किसी सम संख्या का गुणा करेंगे तो हमेशा जो इकाई का स्थान 0 देगी, विषम के साथ गुणा करेंगे तो हमेशा कितनी देगी? 5 देगी। तो हमने कहा कि ये संख्या 1 2 3 4, एक बीच में 5 भी आएगा ना। जैसे 5 में 2 का गुणा होगा तो 10 दे देगा, 10 में इकाई का स्थान कितना दे दिया? 0। तो आपका आंसर जो होगा x की वैल्यू, आपका जो आंसर होगा आप कहोगे 0। क्यों 0 कहोगे? क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है, 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से गुणा किया जाए तो 0 ही देता है, रिजल्ट क्या देता है? 0 देता है। यानी अगर ये शब्द हमारे पास ना होता, ये पैटर्न हमारे पास ना होता, शायद प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करना असंभव था। इसके वजह से मुझे 0 मिला है और क्या मिला है? 5 मिला है। तो हम कह सकते हैं 5 में सम संख्या का गुणा करेंगे तो 0 दे देगा, और 0 में किसी भी संख्या का गुणा कर देंगे तो क्या देगा? 0 देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब बात है 0 की बात। 0 के बारे में 4 चीज़ें हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 0 के बारे में 4 चीज़ें पूछे जाता है हमारे एग्जाम में। 0 पहली बात करते हैं हम सम है। क्या है हमारा? सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। देखना, इवन नंबर है। 0 हमारा एक पूर्ण संख्या है। क्या है हमारा? एक पूर्ण संख्या है, यानी हम कह सकते हैं होल नंबर है। होल नंबर का भी काम करता है। 0 एक पूर्णांक है, एक प्रकार का पूर्णांक होता है जिसे न्यूट्रल पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर होता है। 0 एक क्या होता है हमारा? परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय होता है, यानी कह सकते हैं रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर होता है। ध्यान देना, जैसे हमारे पास 0 शब्द आया, 0 शब्द आया तो हमने कहा 0 एक प्रकार का क्या होता है? सम। पूछा जाए क्या 0 सम संख्या होती है? 0 सम होती है, प्राकृतिक सम नहीं होती है, लेकिन 0 सम होता है। 0 को सम माना गया है कि 0 सम हो सकती है। जैसे 10 होता है, 10 एक प्रकार की सम संख्या होती है, लेकिन 10 की इकाई के स्थान पे 0 इसलिए सम हो जाता है। बहुत से फैक्ट हैं 0 को सम मानने का, ठीक, बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे काम नहीं करेंगे। 0 एक पूर्ण संख्या होती है। 0 क्या होती है? होल नंबर होता है। 0 एक पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है, लेकिन इंटीजर किस प्रकार का होता है? 0, यानी हम लोग न्यूट्रल इंटीजर के बारे में चर्चा करते हैं। 0 एक प्रकार का न्यूट्रल इंटीजर होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। ध्यान रखना, 0 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूर्णांक हो गया।
जीरो परिमेय रेशनल नंबर हो सकता है। जीरो क्या होता है? रेशनल नंबर हो सकता है। अब सोचो एक जीरो से कितने क्वेश्चन पूछे गए हमारे? एक जीरो से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला ये सम, इवन, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय। अब सोचो एक जीरो से केवल 4 क्वेश्चन पूछे गए। एक मैंने आपको डेफिनेशन बताया, कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए। यानी कभी भी आपसे पूछा जाए कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा कर दें, यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो जो रिजल्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा, उसमें इकाई के स्थान पे कौन संख्या होगी? आपका जवाब होगा जीरो होगा। ठीक, जीरो सम संख्या, जीरो पूर्ण संख्या, जीरो पूर्णांक, जीरो परिमेय संख्या। नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। चलिए आ जाइए, अब बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्या से इतने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो हम आगे भी देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। बस मेरे साथ बने रहिएगा, और मुझे लगता है कि बहुत ही बेसिक कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं। ट्रेनिंग क्लास है हम लोग की, जस्ट लाइक ये ट्रेनिंग क्लास है हम लोग की। और आप एक बार नोट्स बनाते रहना बेटा, जितने लोग हमको देख रहे हो अभी सब लोग नोट्स बनाते रहना, और नोट्स बना के काम करते रहना। और जिससे फ़ायदा आपको क्या होगा कि आपका जो क्लास है ना, सेशन, जो आपको लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, बच्चे हम ही से पढ़ते हैं ऑफलाइन क्लासेज में, जो बच्चा लगता है कि जो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए है पूरी की पूरी। और आप हमसे कैरियर प्लानर से जुड़ सकते हो, आप इस नंबर से मैसेज कर सकते हो, आपको सारी टर्म कंडीशन बता के जोड़ा जाएगा। चलिए, इसके बाद से जो दूसरा टॉपिक हम लोग का, देखो हर चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना। जैसे आपकी ऑफलाइन क्लास चलेगी वैसे ऑनलाइन क्लास चलेगी। दूसरा जो हम लोग का है पूर्ण संख्या, क्या है बेटा? पूर्ण संख्या। दूसरा हमारा पूर्ण संख्या है, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, होल नंबर कहते हैं। अब सोचो कि होल नंबर क्या होता है। हम कहें कि जब प्राकृतिक संख्या दे रहा है एक से लेके कहाँ तक? इनफाइनाइट तक की बात कर रहा है। प्राकृतिक संख्या एक से लेके इनफाइनाइट तक की बात कर रहा है। जब प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो को शामिल कर देते हैं, किसके परिवार में? जब नेचुरल नंबर की फैमिली में या समूचे में जीरो को शामिल कर देते हैं, तो एक नया समूचे या तो परिवार बनता है, वो क्या कहलाता है? होल नंबर। या इसको डब्ल्यू से दर्शाते हैं। हमने कहा होल नंबर क्या होता है? जीरो, फिर 1, 2, 3, 4, डैश कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ध्यान देना, कहाँ तक जाएंगे बेटा हम लोग? इनफाइनाइट तक। यानी सबसे बड़ा पूर्ण संख्या हमको नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि इनफाइनाइट शब्द लगाया हुआ है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या के बारे में हमको नहीं पता, इनफाइनाइट शब्द लगाया हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है प्राकृतिक संख्या के परिवार में, जैसे मैंने जीरो को शामिल कर दिया, किसके परिवार में? जब प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो को शामिल कर दिया तो एक परिवार नया बना, जिस परिवार को हमने क्या बोला? पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर मैंने बोला कि ये पूर्ण संख्या हो गए। अब आपसे पूछा जाए कि सभी पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा कर दो, जैसे प्राकृतिक का गुणा आपने किया था, सभी पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा कर दो, तो जो गुणनफल आएगा उसमें इकाई के स्थान पे कौन संख्या आएगी? तो आप कहोगे सर जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि पहला ही शब्द हमारा क्या है? जीरो। और जीरो जो है किसी भी संख्या का गुणा करोगे जीरो दे देगा। अब जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में, कथन से, स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है? कहा जाएगा आपसे कि बताओ कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती हैं? ऐसा स्टेटमेंट पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। तो मैं आपको बता दूं कि देखो ये पूर्ण संख्या में सारी प्राकृतिक संख्याएं शामिल है। क्या शामिल है? ये पूर्ण संख्या में सारी प्राकृतिक संख्याएं शामिल हैं। तो हमने कहा, यहाँ पे हमने बोला कि सभी ये प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने लिख दे रहा हूँ यहाँ पे नोट लिख दे रहा हूँ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, लिखते जाना, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। लेकिन सभी पूर्ण प्राकृतिक संख्या नहीं होती। जितने स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं सबको लिखते जाना, नहीं होती। ध्यान देना, हमने बोला कि जो स्टेटमेंट में लिखा, बोला गया है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, ऑल नेचुरल नंबर्स कॉल्ड होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट कॉल्ड नेचुरल नंबर्स।
यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं सम हो सकती हैं, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं सम संख्याएं हो सकती हैं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती। जो मैंने स्टेटमेंट लिखा, इस स्टेटमेंट को आप क्या करना, अपने कॉपी पे नोट करते जाना। मैं लाइन बाय लाइन सारे स्टेटमेंट को पढ़ाऊंगा और सबको बताने का प्रयास करूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। चलिए हो गया, ये बना लेंगे, नोट कर लीजिएगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती हैं। कोई डाउट किसी को? नहीं। अब आते हैं जो अगला टॉपिक हम लोग का है। अगला टॉपिक जो हम लोग का इवन नंबर है, यानी आपने प्राकृतिक संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा, इवन पढ़ोगे, ऑड पढ़ोगे। आप कहोगे कि सर इवन बताने की जरूरत कैसे है? इवन नंबर तो हम लोग जानते हैं कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी इवन कहलाती हैं, और जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी ऑड कहलाती है। लेकिन जानना और जरूरी इसलिए है कि यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए जानना जरूरी है, बाकी और कुछ नहीं है। आ जाइए, आप कहोगे कि सम संख्या, अब यहीं बचा रह गया सम संख्या पढ़ने के लिए, लेकिन सम संख्या बचा नहीं रह गया। सम संख्या ही एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से मान लो एक क्वेश्चन पूछ दिया, आप कहोगे यार सम संख्या से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ छोड़ के चले जाओगे। तो हर टॉपिक को इतना इम्पोर्टेंस दो, हर टॉपिक को इतना इम्पोर्टेंस दो जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सम संख्या की बात होती है हमारी, ये बताओ सम संख्या ये क्या होती है? सम संख्या को हम कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या बोलते हैं बेटा? इवन नंबर। इवन नंबर होता है सम संख्या। आ जाओ, अब इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या क्या होती है, थोड़ा ध्यान देना। हम कह सकते हैं जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी मैंने लिख दिया जो संख्या 2 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। यानी डेफिनेशन सुन लो, इसको नोट कर ले जाओ। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं, इवन नंबर कहलाती हैं। जैसे कि हमने कहा कि इवन नंबर क्या होगी, 2, 4, 6, 8, डेडेस कहाँ तक जाएंगे हम लोग, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक जाएंगे। यानी जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, डेडेस कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। मैंने आपसे क्या बोला, जीरो भी एक प्रकार की सम संख्या होती है, लेकिन प्राकृतिक सम नहीं है। जीरो एक प्रकार की सम संख्या होती है, लेकिन प्राकृतिक सम नहीं होती है। जीरो के बारे में मैंने लिखा था। अब जो सम संख्या होती है, सम संख्या तो आप जान गए कि सम संख्या क्या होती है भाई, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी सम संख्या कहलाती हैं। एक चीज़ और जान लो थोड़ा सा, मैंने कहा कि जब प्राकृतिक संख्या पढ़ते हो आप लोग, जब प्राकृतिक संख्या पढ़ रहे हो, इसमें जब नेचुरल नंबर पढ़ रहे हो, इसमें सम मिलता है और क्या मिलता है, सम मिलता है और विषम मिलता है। 2 चीज़ें मिलती हैं हमको, सम विषम मिल जाता है। प्राकृतिक के 2 बेटे, एक सम एक विषम। पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनाया जाएगा उसको ध्यान रखना। बोला जाएगा बेटा ये बताओ कि 2 × 4 × 6 × 8 × डैश 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 इंटू n इक्वल टू डॉट 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 x। बोला गया है कि x इक्वल टू कितना होगा, x की वैल्यू जो होगी कितनी होगी। इसका मतलब कहने का सेंस इसका क्या है, कहने का सेंस इसका है कि सभी सम संख्याओं को आपस में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। कहने का सेंस ये है कि सभी सम संख्याओं को आपस में गुणा कर रहे हैं, तो जो गुणनफल है, गुणनफल में जो इकाई का स्थान है, जो यूनिट प्लेस है, वो संख्या कौन सी होगी। एक क्वेश्चन हमारे लोअर पीसीएस के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है कि प्रथम 35 सम संख्याओं का गुणा करें तो गुणनफल में इकाई के स्थान पे कौन संख्या होगी। तो मारने वाले क्या क्या नहीं मारते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया था, देखो बहुत शानदार ऑप्शन दिया था। ऑप्शन बी बराबर 5 दिया था, ऑप्शन सी बराबर 0, ऑप्शन डी बराबर नॉन ऑफ दिया था। और मारने वाले 2 मारे थे बहुत बच्चों ने, किसने 5 मारा था। जो सिंसियर थे वो 0 मारे थे, जो वाकई पढ़े थे। ये बताओ कि अगर आप पढ़े हो तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन को क्या करना है, आपको क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन देना है। यानी 70% चीज़ें आपको मेरे यहाँ ऐसे मिल जाएंगी, 70% चीज़ें मिल जाएंगी मेरे सिलेबस में, या जो मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, कि आपको वहाँ पे केवल पेन और पेपर का यूज करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ज़्यादा आपको सॉल्व क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा, सीधे आप ट्रिक करते जाओगे, इतना काम आपको करना है। मैंने कहा जब इन टाइप के प्रश्न मेरे बच्चे पढ़े होंगे, हमने पढ़ाया होगा उन लोगों को, तो सीधे ट्रिक किए होंगे। बाकी जो नहीं पढ़े होंगे तो 2 मारे होंगे, 5 मारे होंगे, 0 मारे होंगे, नॉन ऑफ दीज मारे होंगे। बोला गया था कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा,
सभी विषम संख्याओं का गुणा कर दें तो गुणनफल में जो इकाई के स्थान पे आएगी कौन संख्या आएगी? मैंने कहा बेटा 8 के बाद एक संख्या आती है 10। क्या आती है? 10। और 10 में इकाई का स्थान क्या मिल गया हमको? 0। और आप जानते हो 0 में सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे तो इकाई का स्थान क्या देगी? 0 देगी। यानी इसका भी आंसर जो होगा, इसका भी आंसर होगा, इसका भी आंसर कितना होगा? 0। यानी इसको भी नोट कर लेना, मैं बोल दे रहा हूँ, लैंग्वेज में भी पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है। सभी सम संख्याओं का आपस में गुणा करें तो गुणनफल में इकाई के स्थान पे कौन संख्या आएगी? तो आपका रिजल्ट क्या होगा? 0। इसको नोट करते जाना, यानी लिखते जाना। कॉपी बना लो, लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, दरोगा की तैयारी कर रहे हो तो नोट करते जाओ। मैं पूरा का पूरा सिलेबस इतना बेहतर तरीके से कवर कराऊंगा कि आपको कहीं किसी क्वेश्चन में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हो गया? यानी पहला क्वेश्चन जो बना हमारा क्या बना कि सभी, पहला क्वेश्चन बना हमारा क्या, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे और इसको लिखते जाना आप लोग। थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड है, आपका सहयोग होगा तो डिजिटल बोर्ड भी बहुत जल्दी आएगी। ठीक, पहला क्वेश्चन, सभी सम संख्याओं का गुणा किया जाए, सभी सम संख्याओं का गुणा किया जाए, सभी सम संख्याओं का गुणा किया जाए, गुणा किया जाए तो गुणनफल में इकाई का स्थान इक्वल टू 0 मिलता है। क्या मिलता है? 0 मिलता है। मैंने क्या बोला कि सभी सम संख्याओं का गुणा करेंगे तो गुणनफल में जो इकाई का स्थान होगी क्या मिलेगी? या तो लैंग्वेज से भी पूछ सकता है या तो न्यूमेरिकल से पूछ सकता है। बोलेगा 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डेड डेस इंटू n की बात कर रहा और बोला क्या कि डेड 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 डेस डेड डेड x आता है, x की वैल्यू कितनी होगी? या तो दो कंडीशन से पूछ सकता है, या तो लैंग्वेज से या तो न्यूमेरिकल से। दोनों में कैसे पूछ सकता है? नहीं, पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमने कहा कि अगर आप पूछा जाए, कहा जाए कि क्या सभी सम संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं? सभी सम संख्याएं जो होती हैं प्राकृतिक होती हैं। सभी सम तो प्राकृतिक होती हैं लेकिन सभी प्राकृतिक सम नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक में विषम और सम दोनों हैं। यानी सभी सम संख्याएं प्राकृतिक होती हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं बोला सभी सम इक्वल टू प्राकृतिक। देखो सभी सम इक्वल टू कितना? प्राकृतिक। बट सभी प्राकृतिक इज नॉट सम। ध्यान देना। यानी दूसरा क्वेश्चन, सभी सम संख्याएं प्राकृतिक हो सकती हैं लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं सम नहीं हो सकती। मैंने कहा कि सभी प्राकृतिक ऑल इवन नंबर्स आर नेचुरल नंबर बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट इवन नंबर्स। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं सम हो सकती हैं लेकिन सभी सम संख्याएं प्राकृतिक हो सकती हैं लेकिन सभी प्राकृतिक सम नहीं हो सकती हैं। दूसरा कंडीशन। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सभी सम इक्वल टू पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण। सभी, और क्या पूछा जाएगा? सभी पूर्ण नॉट इक्वल टू, सभी पूर्ण नॉट इक्वल टू सम संख्या। ध्यान देना। यानी पूछा जा सकता है कि क्या सभी सम संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं? तो हम कह सकते हैं कि सभी सम संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं सम संख्या नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सम संख्या से कितने क्वेश्चन बनाए गए हमारे। यानी पहला, सभी सम संख्याएं प्राकृतिक हो सकती हैं, सभी प्राकृतिक सम हो सकती हैं। सभी सम संख्याएं प्राकृतिक हो सकती हैं लेकिन सभी प्राकृतिक सम नहीं हो सकती हैं। सभी सम पूर्ण संख्या हो सकती हैं लेकिन सभी पूर्ण सम संख्या नहीं हो सकती। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन जो हमारा था, ये क्या है हमारा? सभी जो सम होंगे, सभी सम इक्वल टू पूर्णांक। क्या बेटा? इंटीजर। बट सभी पूर्णांक नॉट इक्वल टू सम। ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया।
यानी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में आपसे कि क्या सभी सम संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, तो हम कह सकते हैं कि सभी सम संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक सम संख्या नहीं हो सकती हैं। इसके बाद चौथा नंबर के बाद पांचवा नंबर हमने बोला कि सभी सम इक्वल टू परिमेय, सभी सम इक्वल टू परिमेय, बट सभी परिमेय नॉट इक्वल टू, सभी परिमेय नॉट इक्वल टू सम। बात समझ लो, मैंने कहा कि सभी सम संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं, बट सभी प्राकृतिक संख्याएं सम नहीं हो सकती हैं। सभी सम संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं सम संख्या नहीं हो सकती हैं। सभी सम संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक सम संख्या नहीं हो सकती हैं। सभी सम संख्याएं परिमेय हो सकती हैं, लेकिन सभी परिमेय सम संख्या नहीं हो सकती हैं। अब सोचो इवन नंबर से कितने क्वेश्चन बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 1 जो एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। स्टेटमेंट कौन सा कथन सत्य है? जब कथन और कारक पढ़ना शुरू करोगे, जब जैसे कि लेखपाल जैसे पेपरों में, यूपीएससी जैसे पेपरों में आप जानते हो, तो यहाँ स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसमें कौन सा कथन सही है, इसमें कौन सा कथन गलत है। जब इन चीज़ों के बारे में जानोगे तभी बता सकते हो कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। इसके बाद कोई नहीं। मैंने कहा केवल सम से कितने क्वेश्चन बनाए गए? 1 2 3 4 5। अब एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 6, जीरो सम है। जीरो क्या है? जीरो क्या है? एक प्रकार की सम संख्या, लेकिन जीरो सम संख्या, लेकिन जीरो सम है, लेकिन क्या है भाई? जीरो सम संख्या है, लेकिन ये प्राकृतिक सम नहीं है। जीरो का खोज हुआ है, जीरो का डिस्कवर्ड, जीरो को खोजा गया। किसने खोजा? आर्यभट्ट ने। हमारे यहाँ गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, नाम सुने होंगे आप लोग, आर्यभट्ट का नाम सुने होंगे। लोग कहते हैं कि आर्यभट्ट जो थे जीरो का खोज किए थे। किसने किया था? और कुछ बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर जब आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया था तो रावण के 10 सिर कैसे गिने गए थे? कौरव 100 भाई कैसे हो गए थे? कैसे गिने गए थे कौरव 100 भाई? कहा जाता है ना ऋग्वेद में 1024 ऋचाएं कैसे गिनी गई थी। जब जीरो का खोज आर्यभट्ट ने किया था तो ये चीज़ें कैसे मुमकिन थी? तो मैं आपको बता दूं कि जीरो का सबसे पहले प्रयोग हमारे ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और जीरो सबसे पहले जीरो का यूज हो चुका है। ऐसी बात नहीं कि जीरो और आर्यभट्ट ने खोजा है। आर्यभट्ट ने जीरो नहीं खोजा है। आर्यभट्ट ने जीरो का सिंबल दिया है कि जीरो ऐसे लिखा जाता है। आर्यभट्ट ने जीरो का सिंबल दिया हुआ कि जीरो ऐसे लिखा जाता है। और जीरो के बारे में इन्होंने बहुत से तर्क वितर्क दिए हैं। इसलिए फादर ऑफ जीरो इनको कहा जाता है, नहीं डिस्कवर्ड ऑफ जीरो आर्यभट्ट को कहा जाता है। बात समझ में आ गई? यानी जीरो सबसे पहले कहाँ मिला हमको? जीरो का जो उपयोग कहाँ मिला? सबसे पहले ऋग्वेद में हमको मिला है। लेकिन आर्यभट्ट ने जीरो पे बड़ा काम किया है। आर्यभट्ट ने जीरो पे बहुत काम किया है। जीरो का सिंबल दिया है, जीरो के बारे में बहुत कुछ बताया है। जीरो एक सम हो सकती है, कैसे हो सकती है, जीरो बहुत काम किया उन्होंने। इसलिए आर्यभट्ट क्या होते हैं? हमारे डिस्कवर होते हैं। किसके? जीरो के। यानी आर्यभट्ट क्या करते हैं? डिस्कवर करते हैं जीरो को, हम लोग कहते हैं ऐसा। लेकिन जीरो को सबसे पहले कहाँ देखा गया था? ऋग्वेद में, वहाँ यूज किया गया था। आ जाइए, ये सम संख्या जो नहीं, सम संख्या इवन नंबर से आप कह रहे थे कि सर सम संख्या क्या होगी? सम संख्या से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो सम संख्या से 5-6 क्वेश्चन बन गए। ऐसा कोई टॉपिक नहीं। मैंने कहा कि डेफिनेशन, यानी आंदोलन होने वाला, डेफिनेशन का आंदोलन होने वाला पूरी तरीके से नंबर सिस्टम पे। और मैं बता रहा हूँ कि जैसे पढ़ते जाओगे आप आसानी से पढ़ते जाना और एक एक नोट्स बनाते जाना, एक एक नोट्स कवर करते जाना कि दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। आ जाओ, इसके बाद सम संख्या के बाद से एक हमारी टॉपिक आती है विषम संख्या। अब बेटा जो हमारे चैनल पे हो नए, अगर आपको एक पसंद आ रही है, अगर मेरी क्लास आप देख रहे हो, कर रहे हो, तो यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अपने कम से कम एक चैनल चलाना, कम से कम अगर आप हो तो आपके कम से कम आपके पास एक ऐसा ग्रुप होगा जिसमें आपके बहुत खास मित्र होंगे, 10-12 ठो, उनको भी जोड़ने का प्रयास करना। एक आदमी अगर 10-10 लोग को जोड़ेंगे तो चैनल बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगा। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए थोड़ा बहुत काम करोगे। चलो, इसके बाद हमने कहा कि विषम संख्या, हमने कहा क्या? हमने कहा कि जो विषम संख्या है, विषम संख्या है वो क्या है भाई हमारा? यानी ऑड नंबर जो है, ऑड नंबर है।
आप देखना, ध्यान देना। आप कहोगे सर ऑड नंबर भी पढ़ना पड़ेगा। हमने कहा जैसे आपने विषम सम पढ़ा उसे क्या पढ़ोगे, विषम भी पढ़ोगे। भाई सम का भाई तो है विषम। सम का भाई है विषम, यानी विषम किसका भाई है, सम का भाई है। यानी जैसे आपने विषम पढ़ा, सम पढ़ा उसे विषम पढ़ोगे। विषम क्या होता है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो जाए। क्या होती है बेटा, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो जाए वो विषम कहलाती है। जैसे कि क्या होता है कि हम लोग कुछ वीडियो देखते हैं, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हम भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो हमारे शिक्षा मित्रों की हाल है, शिक्षा मित्रों की हाल है जो पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या कहते हैं कि विषम संख्या, जो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है विषम संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है अभाज्य कहलाती है। यानी ऐसे से हमारे देश में गणित के टीचर हैं। मैंने एक वीडियो देखा, उसमें 2 टीचर थे, मैथ पढ़ाते थे 9th और 10th के। तो डीएम साहब पहुँचे जांच करने के लिए, तो उन्होंने पूछा किस क्लास की मैथ पढ़ा रहे हो, तो 9th और 10th की। अच्छा बताओ कि सम संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। पूछे कि उन्होंने कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है परिमेय संख्या कहलाती है। उन्होंने पूछा कि बताओ विषम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है विषम संख्या कहलाती है। तो ऐसे से तो हमारे टीचर हैं, ऐसे से हमारे समाज के लोग हैं। तो हम, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो स्थिति है उसको बना कर रखेंगे और इतना बेहतर पढ़ने का प्रयास करेंगे कि दोबारा हमको कहीं पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो हमेशा ध्यान रखना विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो जाए, न हो पाए, वो क्या कहलाती है, विषम। जैसे कि मान लो 1 2 3 4 डेड इज कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ कि सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है, सबसे बड़ी ऑड नंबर क्या होती है, सबसे बड़ी ऑड नंबर क्या होती है, तो आप कहोगे कि हमको नहीं पता है सबसे बड़ी ऑड नंबर। इनफाइनाइट लिखने का मतलब ये होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके बारे में मुझे ज्ञात नहीं है, इसलिए मैंने इनफाइनाइट लिखा हुआ है। तो विषम संख्या क्या होती है, 1 से लेके इनफाइनाइट, 1 to 1357, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 1357 डेड इज कहाँ तक जाएंगे हम लोग, इनफाइनाइट तक। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो पाए क्या कहलाती है, विषम संख्या। हम भी भावनाओं में बह गए थे, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। चाहिए हमने कहा अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे हमारे भाई पूछा जाता है। मैंने आपको बोला भी एक शब्द कि 5 है, 5 में किसी सम संख्या से गुणा करते हैं, तो जो यूनिट प्लेस होती है, जो इकाई का स्थान होता है हमारा, वो इकाई का स्थान हमेशा कितना मिलता है, 0। 5 जो होती है किसी विषम संख्या से गुणा करते हैं, इसमें विषम संख्या से गुणा करते हैं, तो इकाई का स्थान जो हमेशा देता है क्या देता है, इकाई का स्थान हमेशा 5 देता है। कितना देता है, 5 देता है। यानी गुणा संभव इसके वजह से, रिजल्ट जो मिलती है हमको इसके वजह से मिलती है, बाकी तो रिजल्ट हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब लिमिटेशन है नहीं तब तक हम लोग प्राप्त कैसे कर पाएंगे। तो हमने कहा कि बताओ कि हमसे पूछा गया कि सभी विषम संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए। सपोज दैट, मानो बोला कि सभी विषम संख्याओं को आपस में, विषम संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए, विषम संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए, आपस में गुणा कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल में इकाई का स्थान, इकाई का अंक इक्वल टू कितना मिलेगा, 5। कितना मिलेगा, 5। यानी 5 क्यों मिलेगा, क्योंकि 5 एक ऐसी विषम संख्या है जिसमें विषम संख्या का गुणा करेंगे, सम तो हट जा रहा है विषम संख्या में, किसी भी विषम संख्या का गुणा करते जाएंगे, इन अनंत तक गुणा करते जाएंगे, मिलता क्या जाएगा, 5 मिलता जाएगा। जिससे हमसे पूछा क्या जाता है, कैसे, अगर आपसे लैंग्वेज में पूछा जाएगा तो सेम लैंग्वेज पूछा जाएगा कि सभी विषम संख्याओं को आपस में गुणा करें तो गुणनफल में जो इकाई का स्थान होती है क्या मिलती है, तो 5 मिलता है। तो आपको ट्रिक करना है, आपको वहाँ हल नहीं करना है। फिर मान लो कि न्यूमेरिकल में पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाता है, कहा कि बताओ कि 1 × 3 × 5 × 7 × डेड एस कहाँ तक जाते हैं हम लोग, n तक। तो एक रिजल्ट आती है डेड एस, यहाँ इसको x मान लेते हैं। पूछा जाता है बताओ x की वैल्यू कितनी होगी। अब जब x की वैल्यू हमसे पूछा जाता है कि x की वैल्यू कितनी होगी, इसका मतलब ये है कि सब आपके सामने दिख रहा है विषम संख्या, और n का मतलब होता है कि उस संख्या के बारे में मुझे पता नहीं है। n इसलिए दर्शाया जाता है कि इस संख्या के बारे में मुझे पता नहीं है। इस हो सकता है इनफाइनाइट भी दर्शाया जा सकता हो, या तो n के बारे में ये भी कहा जा सकता हो कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके बारे में मुझे पता नहीं। तो हमने कहा कि जब n के बारे में चर्चा की गई है यहाँ पे और सारी विषम संख्या दिख रही है, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगी कितनी, आंसर जो आएगी आपकी कितनी,
आंसर आ जाएगी 5। कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। फिर वही बात जैसे सम में मैंने देखा वहीं विषम में हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने सम में देखा वही चीज़ विषम में देखने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? पहला टॉपिक ध्यान देना, पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, हम कर सकते हैं दूसरा जो क्वेश्चन हमारा सभी विषम इक्वल टू प्राकृतिक क्या हो सकते हैं बाबू? सभी विषम प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं, बट सभी प्राकृतिक नॉट इक्वल टू विषम। जैसे आपने सम को देखा था वैसे विषम को देख रहे हो। तीसरा जो हमारा क्या है कि सभी विषम इक्वल टू पूर्ण संख्या। सभी विषम क्या हो सकते हैं? पूर्ण संख्या हो सकते हैं, बट सभी पूर्ण संख्या नॉट इक्वल टू विषम, क्योंकि पूर्ण संख्या में सम भी तो शामिल होते हैं। चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि सभी विषम पूर्णांक होते हैं क्या? तो आप कहोगे सभी विषम पूर्णांक हो सकते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। सभी विषम पूर्णांक होंगे, बट सभी पूर्णांक जो होंगे आपके ऑड नंबर नहीं होंगे। सभी पूर्णांक जो होंगे वो क्या होंगे? नॉट इक्वल टू विषम। क्या होंगे बेटा? विषम। उसके बाद से पांचवा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सभी विषम इक्वल टू परिमेय रेशनल नंबर। सभी विषम परिमेय हो सकते हैं, बट सभी परिमेय नॉट इक्वल टू विषम। नॉट इक्वल टू विषम। अब सोचो कि केवल विषम संख्या सम संख्या से इतने क्वेश्चन हमारे यहाँ पूछे गए हैं। अब मैंने आपसे बोला कि जब विषम संख्या पढ़ रहे हो तो विषम संख्या जानना बहुत जरूरी नहीं है। विषम संख्या से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जानना जरूरी है। विषम संख्या तो सबको ही बता देगा, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी विषम संख्या कहलाएगी। लेकिन हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे ना हम लोग। जो हमारा काम निपट जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए, यहाँ से क्वेश्चन बने तो हम छोड़ के ना आए। आ जाओ, विषम संख्या हमने कहा 1 3 5 7 डेडेस कहाँ तक? इनफाइनाइट तक जाती है, विषम संख्या कहलाती है। फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। विषम संख्या से पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार आपको। इसको याद कर लो, नोट्स बना लो, जैसे करना हो कर लो। सभी विषम संख्याएं सभी विषम संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए। बोला जाए कि सभी विषम संख्याओं को आपस में गुणा कर दो, तो जो गुणनफल होगा उसमें इकाई का स्थान जो यूनिट प्लेस होगी क्या होगी? दहाई का स्थान तो पूछ नहीं सकता है, कभी नहीं पूछ सकता है। अब पूछेगा भाई तो आप कहना आंकड़े अपर्याप्त है, यानी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। CNDS या CNF लगा सकते हो। हमने कहा यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है, या तो लैंग्वेज में पूछा तो ऐसे पूछा, और न्यूमेरिकल में पूछा तो ऐसे पूछा। कहा कि 1 × 3 × 5 × 7 डेडेस कहाँ तक के अंत तक। सभी को गुणा करेंगे तो एक वैल्यू आएगी डेडेस x, और x का मान कितना होगा? तो आप सीधे कितना ट्रिक करोगे? 5, क्योंकि आपको मैंने बताया कि 5 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी विषम संख्या से गुणा करने पे जो इकाई का स्थान होती है वो हमेशा 5 देती है। ठीक, उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन ये बना हमारा कि क्या सभी विषम संख्याएं जो होती हैं प्राकृतिक होती हैं? अगर कोई आपसे पूछ दे, मान लो एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं विषम हो सकती हैं, तो आपका जवाब यस, सभी प्राकृतिक विषम हो सकती हैं। लेकिन सभी विषम प्राकृतिक हो सकती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक विषम नहीं हो सकती हैं, क्योंकि प्राकृतिक में सम विषम होते हैं। प्राकृतिक में क्या होते हैं? प्राकृतिक में सम होते हैं और क्या होते हैं हमारे? विषम। प्राकृतिक के 2 बेटे, सम और विषम। यानी सभी सम प्राकृतिक लेकिन सभी प्राकृतिक सम नहीं, सभी विषम प्राकृतिक लेकिन सभी प्राकृतिक विषम नहीं। यानी ऑल ऑड नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट कॉल्ड विषम नंबर्स। यानी सभी विषम संख्याएं प्राकृतिक हो सकती हैं लेकिन सभी प्राकृतिक विषम नहीं हो सकती। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या? सभी विषम संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? सभी ऑड नंबर्स जो होते हैं होल नंबर्स हो सकते हैं, बट सभी होल नंबर्स आपके ऑड नंबर्स नहीं हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है सभी विषम संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन सभी इंटीजर्स आपके ऑड नंबर्स नहीं हो सकते हैं। चौथा क्वेश्चन। सभी विषम संख्याएं परिमेय कहलाती हैं लेकिन सभी परिमेय विषम संख्या नहीं कहलाएंगे। 4 5 यानी कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए। अब सोचो कि विषम संख्या सम संख्या से मिला के केवल 11-12 क्वेश्चन बने हमारे एग्जाम में। अब सोचो 11-12 क्वेश्चन बना, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ होगा ही, इसमें कुछ ना कुछ दम है।
और स्टेटमेंट जब देता है हमसे तो सबको मिक्स करके देता है, यानी सबको मिक्स करके देता है कि स्टेटमेंट इसका कैसे। अब आपको निकालना है, आप नोट्स बनाओगे, आप नोट्स बना के बाकायदे तैयारी करोगे तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बना सकते हो। मैंने कहा कि आज की जो क्लास होगी ट्रेनिंग होगी, पूरी की पूरी ट्रेनिंग क्लास होगी, यानी जो भी क्लास होगी पूरी की पूरी ट्रेनिंग क्लास होगी और हम लोग काम करेंगे इस पर। आ जाइए, इसके बाद से सम विषम हो गया। इसके बाद से एक टॉपिक और डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। वो टॉपिक क्या हम लोग का, पूर्णांक यानी इंटीजर की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं, इंटीजर की। यानी अगला जो टॉपिक हम लोग का है ये है पूर्णांक। क्या है बेटा, ये है पूर्णांक यानी इंटीजर। इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है। पूर्णांक की बात कर रहे हैं। अब बोलो पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। देखो ये जो बातें हैं ना हम लोग की क्लास 5, 6, 7, 8 तक की बातें हैं, और कभी कभी हमको लगता है कि ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड में 10th तक में मिल जाते हैं, लेकिन अगर यूपी बोर्ड से पढ़े हो आप लोग तो इंटीजर आपको 5 से ही मिलना शुरू हो जाता है, क्लास 4, 5 से मिलना शुरू हो जाता है। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक क्या होता है, ध्यान देना। हमने कहा कि पूर्णांक एक रेखा होती है हमारे पास, संख्या रेखा। हमने कहा यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है 1। हमने कहा यहाँ पे क्या होता है 1, यहाँ पे क्या होता है 2, यहाँ पे क्या होता है 3, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे क्या होता है 5 होता है। यहाँ पे -1, -2, -3, डेडेस कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। इधर भी कहाँ तक जाएंगे बेटा, इनफाइनाइट तक। हमने कहा जो संख्या रेखा पे संख्याएं दर्शाई जाती हैं वो रियल नंबर कहलाती हैं। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कभी कभी कुछ लोग पूछ देते हैं कि बताओ रियल नंबर क्या होती है, यानी वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। तो जो वास्तविक संख्या होती हैं जो संख्या रेखा पे दर्शाई जा सकती हो उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जिनको संख्या रेखा पे ना दर्शाई जाओ वो क्या कहलाती है, हमारी काल्पनिक संख्या कहलाती है। जो हम इंटीजर पढ़ते थे तो हमने कहा कि अभी मैंने पढ़ा कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक का जो भी मिलेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा नेचुरल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर। जैसे इसमें 0 को शामिल कर दिया गया तो पूरा का पूरा क्या बन गया, होल नंबर बन गया। जैसे इसमें निगेटिव नंबरों को शामिल कर दिया गया तो इंटीजर बन गया। क्या बन गया भाई, इंटीजर बन गया। अब सोचो इंटीजर यानी हम कह सकते हैं, डेफिनेशन यहाँ दे सकते हैं कि अगर पूर्ण संख्या के परिवार में यानी होल नंबर के परिवार या समुच्चय में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दें तो एक नया परिवार बनेगा जिस परिवार को हम लोग इंटीजर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक बोल सकते हैं। डेफिनेशन कैसे तय कर सकते हैं कि जब पूर्ण संख्या के परिवार में या समुच्चय में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर देते हैं तो बना नया परिवार क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। इस डेफिनेशन को जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लेना आप लोग। इंटीजर को बेटा या तो आई से या तो एक शब्द होता है जेड से, एनसीईआरटी की किताबों में जेड भी मिल जाता है, इसको जेड से भी दर्शाते हैं। जेड एक्चुअली लैटिन भाषा जहल नाम का शब्द से बना हुआ है। जहल मतलब होता है संख्याओं गिनना, और संख्याओं को जब हम गिनते हैं तो नेगेटिव को भी लेते हैं, पॉजिटिव को भी लेते हैं और न्यूट्रल को भी लेते हैं। यानी हमने कहा था कि जीरो से क्वेश्चन कितने प्रकार बनते हैं, 0 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। 0 एक प्रकार क्या होती है, सम संख्या भी होती है। 0 एक प्रकार की क्या होती है, पूर्ण संख्या भी होती है। 0 एक प्रकार की क्या होती है, पूर्णांक भी होती है। क्या होती है, पूर्णांक। 0 एक प्रकार क्या होता है, परिमेय संख्या भी होती है। क्या होती है बेटा, परिमेय संख्या। 0 से कितने क्वेश्चन बन गए, 4 क्वेश्चन बन गए। यानी जो पूर्णांक होती है किस प्रकार का पूर्णांक होता है, न्यूट्रल पूर्णांक होता है, न्यूट्रल इंटीजर होता है। क्या होता है, सम होता है, प्राकृतिक सम नहीं होता है। पूर्णांक क्या होता है हमारा, न्यूट्रल इंटीजर होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है। तो मैंने क्या बोला आपसे कि जहल मतलब होता है जहलीन मतलब होता है संख्याओं गिनना, यानी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल सबको गिनना। यहाँ से बना हुआ है। एनसीईआरटी की किताब जो बंदा पढ़ता होगा, जो बच्चा पढ़ता होगा, उस एनसीईआरटी किताब में उसको जेड से दर्शाया जाता होगा। और जो आपकी यूपी बोर्ड की किताब पढ़ता होगा, बिहार बोर्ड पढ़ता होगा, उसको कहाँ दर्शाएगा, आई से दर्शाया जाता है। तो आ जाओ, कोई बात नहीं, कभी आपको जेड से मिल जाए तब भी दुखी मत होना और आई से मिल जाए तभी दुखी मत होना। जो इंटीजर होता है क्या होता है, मैंने क्या बोला डेफिनेशन, कि जब पूर्ण संख्या के परिवार में यानी होल नंबर के समुच्चय में या परिवार में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर देते हैं, निगेटिव नंबर्स को शामिल कर देते हैं तो नया परिवार बनता है। क्या कहलाता है, हमारा इंटीजर कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि डेडेस -4 -3 -2 -1 ये निगेटिव हो गए। फिर बीच में पिलर आ जाता है 0, फिर 1 2 3 4 डेडेस इनफाइनाइट तक चले जाते हैं हम लोग। हमने कहा कि इंटीजर होता है। क्या होता है हमारा, इंटीजर होता है। ये आपको इंटीजर मिल गया। अब इंटीजर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में।
इंटीजर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। इंटीजर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने कहा जब निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो शामिल हो गया तो इंटीजर कहला गया। हमने कहा पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि बताओ कि पूर्णांक होते कितने प्रकार के हैं। यानी हमसे पूछा जाए कि बताओ कि पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक का प्रकार क्या होता है। पूर्णांक का जो प्रकार होता है वो क्या होता है। तो कुछ लोग बताते हैं 2 तरह से होते हैं, कुछ लोग बताते हैं 3 तरह से, कुछ लोग बताते हैं 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि पूर्णांक आपके सामने दिख रहा है, पूर्णांक आपके सामने दिख रहा है कि एक न्यूट्रल हो गया, सॉरी एक निगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया और एक क्या हो गया मेरा न्यूट्रल हो गया। कितने प्रकार के पूर्णांक होते हैं। यानी पहला पूर्णांक जो हमारा होता है न्यूट्रल, सॉरी निगेटिव, दूसरा क्या हो गया हमारा न्यूट्रल, तीसरा क्या हो गया हमारा पॉजिटिव। यानी पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं हमारे, 3 प्रकार के होते हैं। यानी पहला जो पूर्णांक हमारा होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। यानी आई की पावर क्या लगाते हैं हम लोग, प्लस। यानी कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर होता है क्या होता है 1 2 3 4 डेडेस कहाँ तक जाते हैं हम लोग, इनफाइनाइट तक। दूसरा जो इंटीजर होता है हमारा, दूसरा जो इंटीजर होता है वो निगेटिव इंटीजर होता है। यानी आई की पावर क्या लगाते हैं, माइनस। एक किसका समूह होता है, डेडेस -4 -3 -2 -1 का। तीसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है, तीसरा जो इंटीजर होता है न्यूट्रल इंटीजर होता है। न्यूट्रल इंटीजर होता है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है। यानी आई की पावर क्या लगाते हैं 0। यानी क्या होता है हमारा 0। इंटीजर कितने प्रकार के हो गए, इंटीजर हमारे हो गए कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कभी कुछ बच्चे 5 मार लेते हैं, जैसे हम ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन दे दिया ए बराबर 2, ऑप्शन बी बराबर दे दिया 3, ऑप्शन सी बराबर 5, ऑप्शन डी बराबर 4 दे दिया मान लो। तो कुछ बच्चे यहाँ 5 भी मार लेते हैं, कुछ बच्चे 2 मारते हैं, जो सिंसियर होते हैं कितना मारते हैं 3। यानी इंटीजर कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार के। अब बात करते हैं यहाँ पे इंटीजर 3 प्रकार के हो गए। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में और कैसे बनाएंगे। ये तो एक क्वेश्चन बना दिया, पूछ दिया आपसे कि इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं। अब बात करिए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। यानी आपने देखा कि ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये सभी आपके पॉजिटिव इंटीजर का काम कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बना कि सभी प्राकृतिक जो होंगे क्या होंगे आपके, यानी पूर्णांक का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, पूर्णांक का। बट सभी पूर्णांक क्या होंगे, जो सभी पूर्णांक होंगे, ये सभी पूर्णांक जो होंगे नॉट इक्वल टू प्राकृतिक। यानी सभी पूर्णांक प्राकृतिक नहीं हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन यानी पूछा जाए क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होते हैं, तो आपका जवाब यस होगा। क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक होते हैं, तो आपका जवाब नो होगा। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा यहाँ होगा कि सभी, ये बताओ कि पूछा जाए कि सभी पूर्ण संख्या इक्वल टू पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो आपका जवाब यस। इसमें पूछा जाए कि सभी पूर्णांक जो होते हैं क्या पूर्ण होंगे, क्या सभी पूर्णांक नॉट इक्वल टू पूर्ण, यानी सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा कि सभी पूर्णांक मान लीजिए सभी पूछा जाए कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक, सभी पूर्णांक इक्वल टू परिमेय संख्या हो सकती हैं। आगे जब परिमेय संख्या पढ़ोगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। सभी परिमेय नॉट इक्वल टू पूर्णांक। ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन बन गए हमारे 4। यानी मान लो एक क्वेश्चन पूछा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती, तो आपका जवाब यस होगा। सभी पूर्णांक प्राकृतिक हो सकती हैं, तो आपका जवाब नो होगा। यानी सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, तो आपका जवाब यस होगा। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकती है, तो आपका सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकता है, आपका जवाब नो होगा। सभी पूर्णांक जो होंगी परिमेय संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। यहां से कितने क्वेश्चन बने, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। इसके बाद से मान लो कि कभी कभी पूछ देता है कि 0 पूर्णांक है, 0 पूर्णांक होता है कि नहीं होता है, 0 पूर्णांक है, तो आपका जवाब यस होगा कि 0 भी एक प्रकार का क्या होता है, हमारा पूर्णांक होता है। अब देखो इंटीजर से कितने प्रकार के क्वेश्चन हमारे बने गए। इंटीजर से 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। अब सपोज दैट मानो कि इंटीजर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इवन नंबर, ऑड नंबर। जितना मैंने स्टेटमेंट आपको लिखवाया है,
हो सकता है कि केवल सेपरेट आपको स्टेटमेंट ना पूछे, सबको मिक्स करके पूछे, सबको क्या करे, मिक्स करके पूछे। तो ये स्टेटमेंट जो होगा आपको बहुत जानना जरूरी है। अगर जान रहे हो तो दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकायदे नोट्स बनाते चलो। जब नोट्स बनाते चलोगे, आपके पास नोट्स होगा और आप इसको रिवाइज करते जाओगे, तो दोबारा कहीं आपको मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जो बच्चा हमको देख रहा है इस समय, जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है, सबसे इतना रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपको एक सेशन पसंद आ रही हो, आपके लिए मैंने बनाया है, बच्चों के रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया है, तो पसंद आ रही हो तो ऐसे से रेगुलर हम लोग क्लास करेंगे, रेगुलर हम लोग क्लास होगी। तो आप कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने जितने दोस्त मित्र हैं सबको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। और एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि कैरियर प्लानर जो है, कैरियर प्लानर विथ होम जो है, ये बहुत बड़ा संगठन है। इससे जुड़ने के लिए आप ये नंबर दी गई से मैसेज कर सकते हो। आप अगर मैसेज कर सकते हो, परिवार का सदस्य बनते हो अगर आप, तो आपको कुछ फैसिलिटी दी जाएगी। वो फैसिलिटी क्या होगी आपको बताया जाएगा। यानी पूरा आपका एजुकेशनल फ्यूचर हमारी टीम गाइड करेगी और आपको ये तो मैटर मिलता रहेगा हमेशा, लेकिन आप स्पेशल हमारे हो जाओगे जब हमसे जुड़ोगे तो, और आपको पूरी टीम हमारी गाइड करती रहेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।